Hello guys, welcome to you on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Today we are here to discuss about for SSC JEE 2019's मेंस बैच. ठीक, आप सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन हु आर एक्सपेक्टेडली क्लियरिंग दियर प्री एग्जामिनेशन फॉर SSC JEE 2019. एक्सपेक्टेडली इसलिए बोला क्योंकि अभी जैसा कि आप जानते हैं रिजल्ट नहीं आया है, तो जिनको लग रहा है कि उनका 130 प्लस मार्क्स है उन सबको ये मेंस का तैयारी ज़रूर करना चाहिए. और ये हमारा मेंस का बैच जो है वो 18 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है SSC JEE 2019 के लिए, मेंस के लिए. तो आज मैं आप लोगों को पावर सिस्टम के लिए एज अ डेमो लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि हम लोग मेंस के बैच में किस तरह से आप लोगों को पढ़ाएंगे और हमारा क्या स्ट्रेटजी रहेगा कि हम लोग किस तरह से आगे बात करेंगे. तो आप जैसे कि पहले भी एक वीडियो देख चुके हैं जब हम लोगों ने एक पूरा डिस्कशन रखा था, तब हम लोगों ने बताया था कि किस तरह से ओवरऑल प्रिपरेशन की जाएगी. ठीक है, तो उसी का आज डेमो लेक्चर है. मैं आप लोगों को SSC JEE मेंस बैच में पावर सिस्टम आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो उसी के लिए आज डेमो लेक्चर है. ठीक, तो हमारी बात शुरुआत करते हैं. हमारी शुरुआत करेंगे, आप लोगों को बैच के बारे में बता दिया गया है. 18 नवंबर से यानी दिवाली के जस्ट बाद आपका बैच स्टार्ट हो रहा है. ठीक, तो उसके लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं. मेरा नंबर आप सबके पास होगा, जिनके पास नहीं है वो मेरे नंबर लिख सकते हैं. माय नंबर इज़ 9680249842. यहाँ लिख देते हैं, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ. दिस इज़ 9680249842. दिस इज़, तो आप मेरा ये नंबर ले सकते हैं. इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मेंस से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट. और आप अगर थोड़े से कंफ्यूजन में हो कि मेंस की प्रिपरेशन करनी है या नहीं, तो उसका भी आप लोगों को आंसर मिल जाएगा. आप मेरे इस कांटेक्ट नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं. तो चलिए हमारा पावर सिस्टम का आज हमारा डेमो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं. आप लोगों के मेन्स के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, डिस्क्राइब द मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर जनरेटर विद डायग्राम. सपोज मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम आप लोगों को डिस्क्राइब करना है और 15 मार्क्स आया है. आई थिंक आप सब लोगों ने प्री क्लियर किया है बहुत अच्छे मार्क्स के साथ. मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने प्री क्लियर किया है तो आप लोगों ने इस स्कीम का नाम सुना होगा. ये हम परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को ही इस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम. ठीक है, तो हम लोगों को कुल मिला के परसेंटेज प्रोटेक्शन ही यहाँ पर डिस्क्राइब करना है. स्पेसिफाई कर दिया गया है कि फॉर द जनरेटर आप इसे डिस्क्राइब करो. ध्यान रखना फॉर द ट्रांसफॉर्मर भी पूछ सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जनरेटर के बारे में बात करेंगे. तो पहले तो मैं कॉमन बात कर लेता हूं, देन आई विल स्पेसिफाई फॉर द जनरेटर. तो आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इसमें क्या क्या लिख कर आना है वो सबसे मेन हमारी बात है. मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम हम जनरली परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को कहते हैं. क्या होता है ये, तो उसके लिए बेसिक कंसेप्ट पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा. तो इसमें आप लोगों को किस तरह से क्या लिख कर आना है, लिसन वेरी केयरफुली गाइस. सबसे पहले आप लोगों को बनाना है, सपोज दिस इज अवर जनरेटर वाइंडिंग. ठीक, कुछ नहीं लिखना. सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को यहाँ जनरेटर वाइंडिंग बनानी है और यहाँ आप लोगों को करंट I1 और यहाँ करंट I2 शो करनी है. ठीक है, विद डायग्राम. जितने ज़्यादा डायग्राम होंगे आपके मेंस के एग्जाम में पेपर में आपको मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं. आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है. ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम पूरी रामायण लिखनी है कि पूरा पैराग्राफ बना दिए, 2-2, 3-3 बड़े बड़े पैराग्राफ. नहीं, सिंपल. आप अपना सिटीज़ यहाँ बनाएंगे. दीज आर द सिटीज़. आपको पता होगा, आप प्री क्लियर करके आए हैं कि आप लोगों को यहाँ सिटीज़ के थ्रू रिले कनेक्ट करनी होती है. डायरेक्ट लार्ज फॉल्ट करंट को डिटेक्ट नहीं करती है. यहाँ आपको सीटी का टर्न्स रेशियो के यहाँ पर के लिखना है और आप लोगों को यहाँ लिखना है कि ये हमारे क्या हैं, सिटीज़ हैं. ठीक है, ये हमारी सिटीज़ हैं. तो सबसे पहले आप लोगों को बताना है ये हमारी सिटीज़. इन दोनों सिटीज़ की सेकेंडरीज को कनेक्ट करने के लिए हम पायलट वायर यूज़ करते हैं. सो दीज आर आवर पायलट वायर्स जो हमारे सिटी की सेकेंडरीज को कनेक्ट करते हैं. दीज आर द सेकेंडरीज. ठीक है, तो ये डायग्राम आपको ऐसे बना कर आना है. यहाँ पर आपको रिले की ऑपरेटिंग कोयल लगानी है. लिसन वेरी केयरफुली. ये हमारा मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन नहीं, ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है. ये परसेंटेज में कैसे जाएगा, तो यहीं से डिफरेंस क्लियर होगा और आपको यहीं से इसकी शुरुआत करनी है. ध्यान से सुने. सबसे पहले जैसे ही ये हमारे सिटी की सेकेंडरी में आएगा, दिस करंट विल बिकम KI1 एंड हियर इट इज़ बिकम KI2. एंड यहाँ हम लोग हमारी ऑपरेटिंग कोयल की करंट कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी I0 बाई अप्लाइंग द नोडल एनालिसिस हियर. यहाँ हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो I0 का फॉर्मूला KI1 माइनस क्या होगा, KI2.
आई वॉन्ट टू कैलकुलेट इट। सपोज दो केसेस में, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन। सो द बेसिक प्रिंसिपल इज व्हाट, नॉर्मल कंडीशन में बताइए जो करंट जनरेटर वाइंडिंग में एंटर कर रही है वही एग्जिट करेगी, यानी I1 एंड I2 बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो जब मैं इन दोनों करंट का डिफरेंस यानी I0 करंट कैलकुलेट करूंगा, नोडल एनालिसिस लगाइए, तो KI1 में से KI2 इधर चली गई, तो I0 का वैल्यू सिंपली नोडल एनालिसिस लगाने पर KI1 माइनस I2 बनेगी। सो इट विल बी समवॉट लाइक दिस वन। बताइए दोनों करंट इक्वल होने की वजह से दोनों का डिफरेंस जीरो है, और डिफरेंशियल रिले सीधे ये कहती है कि जब भी दोनों का डिफरेंस जीरो होगा तब हमारे पास रिले ट्रिप नहीं करेगी या रिले ऑपरेट नहीं करेगी। रिले नॉट ऑपरेट, रिले नॉट ऑपरेट। ध्यान रखना, जब भी डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा तब डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्ट करेगी, जब डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्ट नहीं करेगी। जितने ज़्यादा डायग्राम उतने ज़्यादा मार्क्स। नॉर्मल कंडीशन के बाद अब हम लोग हमारी फॉल्ट कंडीशन की बात करें, अगर कौन सी कंडीशन की बात करें, फॉल्ट कंडीशन की बात करें, तो फॉल्ट कंडीशन में ध्यान रखना I1 एंड I2 इक्वल नहीं होती हैं, नॉट इक्वल। बस इतना समझा के आना है, वो पूरा इस तरह से नहीं समझाना कि आप लोग यहाँ फॉल्ट बता रहे हो। चाहो तो ये बना के आ सकते हो, यहाँ से करंट आएगी I1F, यहाँ से करंट आ रही है I2F, ठीक है। आप देख सकते हैं कि I1F तो I1 के इक्वल है, बट I2F I2 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो दोनों करंट मैग्नीट्यूड में तो सेम हो सकती है, बट डायरेक्शन वाइज सेम नहीं हो सकती। यानी कि इन दोनों का वेक्टर अगर मैं देखूं, यानी डायरेक्शन के साथ देखूं, तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगी, दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जनरली फॉल्ट आने पर दोनों करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर मैं इस वक्त आपकी I0 निकालूं तो हमारे पास सिंपली KI1 माइनस I2 के हिसाब से एज दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, तो दोनों का डिफरेंस भी ज़ीरो नहीं होगा। और जब भी कभी डिफरेंस नॉन ज़ीरो हो यानी डिफरेंस एग्जिस्ट करे, तब ध्यान रखें हमेशा इस केस में हमारी रिले क्या करेगी, ऑपरेट करेगी। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल जो आप लोगों को सबसे पहले बनाना है। इसको इतना शॉर्ट में बनाने का तरीका क्या है, ये इसका रीज़न क्या है? एक्चुअल में इसको शॉर्ट में बनाने का मेन रीज़न ये है कि ये हमारा मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन नहीं है। यहाँ से तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता चलती है, तो हमें प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करनी है ताकि हम मर्ज प्राइस पे जा सकें। तो आपको इस डायग्राम के बाद यहाँ पर बताना है, हमारे पास ये दोनों तरफ जो CT लगे हुए हैं, इनमें CT रेशो एरर हमारे पास अगर होती है, आप लोग मेजरमेंट में CT PT पढ़ते हैं तो उसमें CT में दो तरह की एरर, CT रेशो एरर और दूसरी फेज एंगल एरर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है ड्यू टू, आपको जितने भी पॉइंट लिखने हैं, ध्यान रखना जब भी थ्योरी की बात आए एरो लगाओ फिर अपने पॉइंट्स लिखो। क्या? ड्यू टू CT रेशो एरर, ड्यू टू CT में कौन सी एरर, रेशो एरर, ड्यू टू CT रेशो एरर हमारे पास ये जो दोनों तरफ CT लगे हुए हैं, इनके टर्न्स रेशो K1 एंड K2 कभी भी एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते हैं, यानी इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता ही आता है। ये एक्चुअल रेशो और नॉमिनल रेशो के बीच का डिफरेंस होता है। तो जब भी आप कभी दो CT आइडेंटिकल CT भी एक दोनों तरफ लगाते हो तो दोनों का टर्न्स रेशो कभी भी इक्वल नहीं होता। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है? इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में भी बात करते हैं, कौन सी कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में भी, बताओ नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास I1 एंड I2 तो इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं सर? दोनों सपोज इक्वल टू I हैं, यही वाला कंडीशन उठाया है। नॉर्मल कंडीशन में I1 इज इक्वल टू I2, दोनों को इक्वल टू I कर दिया। बताओ इस कंडीशन में अगर मैं I0 यानी कि हमारी ऑपरेटिंग कोयल की करंट कैलकुलेट करूं तो यहाँ डॉट पॉइंट पर लगाएं तो KI1 में से KI2 इधर चला गया, तो आई थिंक मैं यहाँ पर K1 I1 माइनस K2 I2 लिखूंगा। बहुत बढ़िया। बताइए I1 I2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो I1 I2 में से I कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ K1 माइनस K2 बचेगा। मुझे बताओ क्या ये डिफरेंस कभी भी नॉन जीरो हो, कभी भी जीरो होगा क्या? नहीं, ये दोनों कभी भी एग्जैक्ट जीरो नहीं हो सकते। आप दो CTs को एग्जैक्ट सेम डिजाइन कभी नहीं कर सकते। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, दिस इज ऑलवेज नॉन जीरो। और नॉन जीरो आउटपुट के लिए बताओ रिले क्या करती है? सर अगर डिफरेंस नॉन जीरो आ रहा है यानी डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो पक्का रिले ऑपरेट करती है। ध्यान रखना रिले की इस तरह से ऑपरेटिंग को, बताओ रिले कौन से केस में ट्रिप कर रही है? नॉर्मल कंडीशन में। रिले की इस ट्रिपिंग को हम फॉल्स ट्रिपिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि गलती से ट्रिप कर रही है, गलती से ऑपरेट कर रही है। आप इसे रिले का माल ऑपरेशन भी कह सकते हैं। ध्यान रखना फॉल्स ट्रिपिंग को ही क्या कहते हैं?
माल ऑपरेशन भी कहते हैं। तो अब इस फॉल्स ट्रिपिंग को हमें अवॉइड करना है। बताओ फॉल्स ट्रिपिंग हमारे नॉर्मल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में, आप चाहो तो यहाँ पर आप अपने सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख भी सकते हो, स्टार्टिंग में हेडिंग डालो तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। कौन सा प्रोटेक्शन? ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो हम लोगों ने पूरा ओवरऑल बात की है। नाउ आप यहाँ पर थ्योरी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। थ्योरी पॉइंट ऐसे लिखो, देखो तो साफ साफ क्लियर दिख रहा है, सीटी रेशो इक्वल नहीं है। आप चाहो तो वहां अंडरलाइन करके आ सकते हो, रेशो एरर है। नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रही है? फॉल्स ट्रिपिंग। तो फॉल्स ट्रिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या माल ऑपरेशन लिखना, जो माल ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको अंडरलाइन। अब आपको इस फॉल्स ट्रिपिंग को रोकना है। तो आप लोगों ने जैसा कि थ्योरी में पहले भी पढ़ा होगा जब आप लोग प्री की तैयारी कर रहे होंगे, कि अगर आप लोगों को इस फॉल्स ट्रिपिंग को रोकना है, इस माल ऑपरेशन को रोकना है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग रिले को ये समझाएं कि यार तुझे इतने छोटे मोटे, बताओ K1 K2 के बीच में डिफरेंस क्या है? बहुत ही कम। तुझे इतने छोटे से डिफरेंस के लिए यार ऑपरेट नहीं करना है। जब तक कोई एक पर्टिकुलर लार्ज डिफरेंस क्रिएट ना हो जाए तब तक तुम्हें ऑपरेट नहीं करना है। हम रिले को समझाते हैं, यानी कि जब ये छोटा सा डिफरेंस, मतलब हमने रिले को कहा यार तू ऐसे ऑपरेशन पे काम कर रही है, छोटे से डिफरेंस के लिए ऑपरेट कर गई, तो मतलब रिले ने बोला यार मुझे यही समझाया गया है कि अगर डिफरेंस जीरो है तो ऑपरेट नहीं होना है और नॉन जीरो है तो ऑपरेट होना है। तो हमने कहा यार तुझे ध्यान से याद रख, तुझे छोटे मोटे डिफरेंस के लिए ऑपरेट नहीं करना है। हमने इसको समझा, छोटे मोटे डिफरेंस के लिए नहीं, जब तक डिफरेंस अच्छा खासा न हो जाएगा, अच्छा खासा अमाउंट। बोला ये अच्छा खासा अमाउंट मुझे कौन बताएगा? तो हमने कहा एक काम करते, तेरा वो अच्छा खासा अमाउंट का मतलब है हम तेरा एक पर्टिकुलर परसेंटेज डिसाइड कर देते हैं कि उस परसेंटेज से ऊपर करंट फ्लो होगी तभी तुझे ऑपरेट करना है। तो इसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज डिसाइड किया गया इस माल ऑपरेशन को रोकने के लिए। तो ध्यान से याद रखना, यहीं पर आपको थ्योरी पॉइंट ऐड करना है, क्या? टू प्रिवेंट this false tripping, to prevent this false tripping, a particular biasing, ये as it is word लिख कर आना आप लोग, a particular biasing is, biasing का मतलब होता है परसेंटेज। a particular biasing और percentage is provided यूजिंग, यहाँ एक नई कोयल आएगी दैट इज नॉन एज रीस्ट्रेनिंग कोयल। हमें पेज नहीं बढ़ाने हैं, टाइम कम होता है, ध्यान रखना। एसएससी के मेंस के पेपर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टाइम कम होता है। ये कोई आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है जिसमें आप लोगों के पास टाइम रहेगा, नहीं रहता है यार। यहाँ मेंस का पेपर इस तरह से बनाया जाता है कि आपके पास टाइम नहीं है, मेन डायग्राम इस तरह से थ्योरी। अब बताओ मैं इसको चाहता तो पूरी थ्योरी भी बना सकता था, बट इसको थ्योरी नहीं ऐसे बनाओ। यहाँ पर पॉइंट इस तरह से बना, छोटे छोटे पॉइंट अंडरलाइन कर लो। क्या यहाँ पर पर्टिकुलर बाइसिंग प्रोवाइड की जाती है। बाइसिंग किसके थ्रू? तो यहाँ लिखोगे यूजिंग रीस्ट्रेनिंग कोयल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है। पर्टिकुलर परसेंटेज प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्यों प्रोवाइड कराया जा रहा है? तो उसके लिए हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, हम कहेंगे पर्टिकुलर बाइसिंग प्रोवाइड कराई सो दैट, नेक्स्ट पॉइंट ऐसे एरो बना बना के लिखने हैं आप लोगों को, एरो बना बना के लिखने हैं। क्या लिखना है? सो दैट रिले शुड नॉट ऑपरेट फॉर स्मॉल डिफरेंस, छोटे मोटे डिफरेंस के लिए रिले ऑपरेट नहीं करनी चाहिए, बट इट शुड ऑपरेट ओनली फॉर अ लार्ज डिफरेंस, या अ पर्टिकुलर डिफरेंस बोल देता हूँ। लार्ज तो क्या कहें, पर्टिकुलर बोल देते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर डिफरेंस। और ये पर्टिकुलर डिफरेंस कौन डिसाइड करता है? हमारा पर्टिकुलर बाइसिंग है ना। फॉर अ पर्टिकुलर डिफरेंस दैट विल बी ओनली इन फॉल्ट कंडीशन, जो सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन में अकर होगा? फॉल्ट कंडीशन में अकर होगा। फॉल्ट की कंडीशन में लार्ज डिफरेंस आता। तो बस ज्यादा थ्योरी नहीं घुसानी है, ध्यान रखना। 2-3 लाइन लिखो, फिर डायग्राम या कुछ कंसेप्ट बताओ, फिर 2-3 लाइन लिखो, फिर कंसेप्ट बताओ, ताकि पढ़ने वाला बोर ना हो। तो अभी तक आप लोगों ने क्या बताया है, ध्यान से सुनना। तो अभी तक आप लोगों ने यहाँ से डायग्राम से शुरुआत करी, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इतना सा बताया। इसमें आप लोगों का खींच के एक साइड का, उस कॉपी का, ठीक। अब इसके लिए परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यहाँ पर काम आया हमारे पास। तो यहाँ से परसेंटेज का कंसेप्ट आया, तो आप लोगों को यहाँ से लिखना है, दिस इज परसेंटेज डिफरेंशियल। तो पहले था डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, अभी है परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन।
और ध्यान रखना इसे ही आप लोग ब्रैकेट में लिख लोग मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम भी कहते हैं। तो बात आई सर फिर हमने वो क्यों पढ़ा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि एक्चुअल में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन तो कुछ होता ही नहीं है, बस उसी की कमियों को सुधारने के लिए हम लोगों ने परसेंटेज डिफरेंशियल बनाया। तो कंसेप्ट सारा वही है। अब यहाँ से हमारा मेन, तो अगर आप वो जो अभी तक समझाया है वो ना भी लिख के आओ तो बहुत ज़्यादा, ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने तो आप उसके आगे पीछे की थ्योरी बताओगे, तो थ्योरी इसी तरीके से बताई जाती है, तो आप पीछे वाला मटेरियल भी लिख सकते हैं, यानी ये भी आप लोग लिखोगे तो दैट विल बी मोर बेटर। क्यों? क्योंकि आपको परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, मैं बता दूं परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में ये सारी चीज़ें तो लिखनी है कि परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में फिर थ्योरी क्या है, ये सारी थ्योरी लिखनी है। अब ये सारी थ्योरी लिख रहे हो तो ये सारी थ्योरी एक्चुअल में यहीं से बनी है, तो इसने से पार्टीशन को छोड़ना नहीं है। तो आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन समझाना है, देन उसके बाद परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पर आना है। ठीक, परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में भी वही हमारे पास, ध्यान से सुने, ये सपोज हमारे पास यही हमारी जनरेटर की वाइंडिंग, दिस इज अवर जनरेटर वाइंडिंग, ठीक है। दोनों तरफ क्या लगे होंगे, तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, दिस इज बोथ साइड CTs लगे होंगे, ठीक है। ये हमारी I2 करंट, ये हमारी I1 करंट, टर्न्स रेशो हमारे सपोज के, हमें याद है टर्न्स रेशो में डिफरेंस काफ़ी कम होता है K1 और K2 में, इसलिए हम दोनों के टर्न्स रेशो फिलहाल K ही लेकर चल रहे हैं। हम लोग एक थ्योरेटिकली डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिससे एक प्रूव होगा कि ये छोटे मोटे डिफरेंस के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर डिफरेंस के लिए ही ऑपरेट होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग थ्योरेटिकली इनका फिलहाल टर्न्स रेशो इक्वल लेते ही हुए ही डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। K1 K2 लेकर नहीं करना है, ठीक है। CT की सेकेंडरीज को कनेक्ट किया जाता है पायलट वायर्स के थ्रू। ये आप लोगों की यहाँ पर एक नई कोयल की जनरेशन हुई है, दैट इज़ नॉन एज रीस्ट्रेनिंग कोयल। तो पिछले डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है, तो पिछले डायग्राम में आपको ये रीस्ट्रेनिंग कोयल देखने को नहीं मिली थी, ये हमारी ऑपरेटिंग कोयल। सपोज ये ऑपरेटिंग कोयल और ये रीस्ट्रेनिंग कोयल, सपोज इसमें टर्न्स आपके N0 है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I0। सपोज रीस्ट्रेनिंग कोयल के मिड पॉइंट पर हम लोग इसे लगाते हैं, तो बताओ रीस्ट्रेनिंग कोयल के आधे टर्न्स NR/2 इस तरफ और आधे टर्न्स NR/2 इस तरफ हमारे पास हैं, ठीक। K में से करंट फ्लो होगी, दैट विल बी KI1, यहाँ से KI2 इस तरह से जाएगी, तो दिस विल बी KI2। दिस इज आपको यहाँ इस नोड पर नोडल एनालिसिस लगाना है। ध्यान रखना हम लोग इसके कंसेप्ट में MMF को डिस्कस करते हैं, ऑपरेटिंग कोयल का MMF, दिस इज ऑपरेटिंग कोयल का MMF। बताओ ऑपरेटिंग कोयल का MMF कितना होगा, MMF को कैपिटल F से शो करते हैं, MMF का मतलब होता है N × I, तो आप N0 इसकी करंट और I0 इसकी करंट लिखेंगे। मुझे बताइए यहाँ नोडल एनालिसिस लगाओगे तो I0 कैसे निकलेगा, KI1 में से सर KI2 इधर गया, तो बताइए N0 का फॉर्मूला क्या हो गया, K को कॉमन ले लें, दिस इज I1 माइनस I2। नेक्स्ट हम लोग MMF लिखेंगे, किसका लिखेंगे इस बार, रीस्ट्रेनिंग कोयल का। बताइए रीस्ट्रेनिंग कोयल के आधे टर्न्स NR/2 में कितनी करंट फ्लो हो रही है, सर आधे टर्न्स NR/2 में KI1 करंट फ्लो हो रही है, प्लस आधे टर्न्स NR/2 में KI2 करंट फ्लो हो रही है, दिस इज KI2। सो सिंपली आप लोग यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, सिंपली आप यहाँ से NR एंड K को कॉमन लेकर I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, दिस इज। हमने सर ये MMF ऑफ ऑपरेटिंग कोयल एंड रीस्ट्रेनिंग कोयल क्यों कैलकुलेट किया है, एक्चुअल में रिले का ऑपरेशन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, या तो आपका ऑपरेटिंग टॉर्क रीस्ट्रेनिंग टॉर्क से ज़्यादा हो, या ऑपरेटिंग कोयल का MMF रीस्ट्रेनिंग कोयल के MMF से ज़्यादा हो। ध्यान रखना ऑपरेटिंग कोयल तो हमेशा चाहती है कि रिले ऑपरेट हो, और रीस्ट्रेनिंग कोयल हमेशा रिले के ऑपरेट होने का अपोज करती है। देखो ना अपोज ही तो कर रही है। देखो पहले हम लोग हमारी रिले नॉर्मल कंडीशन में भी ट्रिप करने जा रही थी, बताओ इसी ट्रिपिंग को रोकने के लिए हमने पर्टिकुलर बाइसिंग दी है रीस्ट्रेनिंग कोयल्स के थ्रू। तो बताओ रीस्ट्रेनिंग कोयल इस तरह की फॉल्स ट्रिपिंग को रोकने के लिए ही तो है। तो बताओ रिले को ऑपरेट करने से कौन रोकता है, सर रीस्ट्रेनिंग कोयल रोकती है। और ऑपरेट कौन करवाता है, ऑपरेटिंग कोयल। बताओ यहाँ पर हमें एक रिले ऑपरेशन का कंडीशन लिखना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, आप लोगों को ऐसे लाइन बना के नहीं लिख के आना है, तो बोर्ड है इसलिए आपको नीचे ही चलते रहना है, ठीक है ना। तो रिले ऑपरेट्स एफ, बताइए रिले ऑपरेट होने की क्या कंडीशन है, सर हमारे ऑपरेटिंग कोयल का MMF रीस्ट्रेनिंग कोयल के MMF से ज़्यादा होना चाहिए,
ठीक, ऐसे बना के आना है बिल्कुल ना, बिल्कुल थोड़ी बहुत थ्योरी, थोड़ा बहुत डेरिवेशन किया फिर थ्योरी, डेरिवेशन किया थोड़ा बहुत फिर थ्योरी, इस तरह से। ऑपरेटिंग कोयल का एमएमएफ क्या लिख कर आना है, तो बताओ ये कितना है, एन नॉट इंटू के I1 माइनस I2, दिस इज ग्रेटर देन, ये आपका एन नॉट इंटू के I1 माइनस I2। आपको FRC लिखना है, रीस्टेनिंग कोयल का एमएमएफ, तो ये वाला लिखेंगे, हाउ मच इट इज, दिस इज NR के I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2, दिस इज, दोनों तरफ k से k कैंसल आउट, एंड फाइनली I1 माइनस I2 मीन्स दोनों करंट का डिफरेंस, डिफरेंस इसलिए क्योंकि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस दोनों करंट का ग्रेटर देन कितना लिखना है, एन नॉट नीचे गया, सो इट इज NR बाई एन नॉट, एंड हियर इट इज I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 इज एज इट इज। नाउ लिसन, लेट ये जो NR बाई एन नॉट का रेशो है, रीस्टेनिंग कोयल के टर्न्स अपॉन ऑपरेटिंग कोयल के टर्न्स, इसका वैल्यू जनरली सपोज अगर हम लोग 0.05 ले लें, मतलब 0.05 को मैं 5% भी लिख सकता हूँ, तो ध्यान रखना ये हमारे पास 5 to 10% के आसपास जनरली हम लोग लेकर चलते हैं। ये परसेंटेज ध्यान रखना आप लोगों का फॉर जनरेटर हम लोग लेकर चलते हैं। आप लोग जनरेटर प्रोटेक्शन पढ़ रहे हो तो जनरेटर का ही लिख सकते हो, बट जैसे आपको प्री में भी पढ़ाया जाता है कि ये वाला परसेंटेज आपका 0.20 के आसपास भी हो सकता है, यानी कि यही आपका 15 से 20% यानी लगभग 20% कह सकते हो, 20% के आसपास आप लोगों के किसके लिए प्रोटेक्शन होता है, ये फॉर ट्रांसफॉर्मर, किसके लिए हो सकता है, ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो ध्यान रखना ये आप लोगों का NR बाई एन नॉट का रेशो होता है जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर के लिए, आप वहाँ जाके स्पेसिफाई भी कर सकते हो, यहाँ पर एक ही लिख दो, दैट इज़ 5%। अब ऑब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, सब्जेक्टिव है, एक लिखोगे दैट इज़ ओके, सो इट विल बी नियर अबाउट 5%। तो ये आप लोग लिख कर आ सकते हो। ध्यान से याद रखना, अगर मैं NR बाई एन नॉट का वैल्यू जनरेटर की बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो मैं जनरेटर का ही डेटा लिख रहा हूँ, सपोज 5% वाला, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर I1 I2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, सर I1 माइनस I2, यानी दोनों करंट का डिफरेंस ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, NR बाई एन नॉट को सपोज आप 5% ले लें, 5% ऑफ, तो ये बताएं ये कितना है, तो ये दोनों करंट का एवरेज है, तो आप इसे लिखेंगे एवरेज ऑफ करंट, ठीक है ना, वहाँ पर ऐसे शॉर्ट में मत लिख के आना, ठीक है, एवरेज ऑफ करंट। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, दिस इज, आप लोग इसे बॉक्स में बंद करके आए। दूसरा बताओ, अब आपका करंट का डिफरेंस छोटे मोटे डिफरेंस के लिए रिले ऑपरेट नहीं करेगी, रिले ऑपरेट होने के लिए आपका डिफरेंस एवरेज ऑफ बोथ ऑफ द करंट, दोनों साइड की करंट का टोटल एवरेज निकालोगे तो हमारी नॉमिनल करंट निकल जाएगी, तो एवरेज इसीलिए लिया गया है। तो बताओ एवरेज ऑफ करंट का लगभग 5% से ज़्यादा करंट जब तक फ्लो ना होगा तब तक रिले ऑपरेट नहीं करेगा, यानी अब छोटे मोटे डिफरेंस के लिए रिले ऑपरेट नहीं करेगी, यानी इस बार फॉल्स ट्रिपिंग नहीं होगी। तो बताओ CT रेशो से होने वाली फॉल्स ट्रिपिंग को रोकने के लिए ही हम लोग परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम यूज़ करते हैं, किसके प्रोटेक्शन के लिए, जनरेटर और जनरली ट्रांसफार्मर। तो हमें इस फिलहाल जनरेटर वाइंडिंग के लिए क्वेश्चन है सपोज, तो हम लोग इस तरह से बना कर आएंगे। ये परसेंटेज कौन डिसाइड करता है, सर ये रीस्टेनिंग कोयल के टर्न्स एंड ऑपरेटिंग कोयल के टर्न्स का रेशो, ये पर्टिकुलर परसेंटेज डिसाइड करता है। जनरली जनरेटर के लिए 5% और ट्रांसफार्मर के लिए लगभग 20% के नियर अबाउट हम लोग इसको कंसीडर करते चलते हैं। अब ये पूरा डेरिवेशन हो गया। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की जो ऊपर थ्योरी लिखी है वो एक तरह से आपकी परसेंटेज की ही है, क्योंकि उसी के बारे में आप लोगों ने इसमें समझा। अब इसको थोड़ा सा आप लोग थ्योरेटिकली क्लियर करोगे। कैसे थ्योरेटिकली क्लियर करोगे इसको, इधर आ जाइए आप लोग, 1 मिनट, ये आप लोगों का दिस इज है ना, क्लियर, यहाँ जाइए। तो उसको थ्योरेटिकली कैसे क्लियर करेंगे आप लोग, लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। आप लोग सीधे 2 पॉइंट लिखोगे। नाउ इफ डिफरेंस ऑफ करंट, डिफरेंस ऑफ करंट, बताओ ये डिफरेंस ऑफ करंट किस में था, यहाँ जाइए, बताओ ये डिफरेंस ऑफ करंट किस में था, बताओ डिफरेंस ऑफ करंट किस में फ्लो हो रहा है, डिफरेंस ऑफ करंट ऑपरेटिंग कॉइल में। तो जब भी डिफरेंस बोलूंगा तो ऑपरेटिंग कॉइल, और एवरेज बोलूंगा ये I1 प्लस I2 तो रीस्टेनिंग कॉइल बोलूंगा। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द थ्योरी, ठीक है ना, यहाँ जाइए, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ इफ डिफरेंस ऑफ करंट इज डिफरेंस ऑफ करंट इन ऑपरेटिंग कोयल, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो OC ऑपरेटिंग कोयल। सो नाउ डिफरेंस ऑफ करंट ऑपरेटिंग coil, if difference of current in operating coil is
ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर परसेंटेज। अब वो 5% मैंने ले लिया है, बट आप पर्टिकुलर परसेंटेज ही लिखेंगे। इज ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ एवरेज करंट थ्रू रीस्टैंडिंग कॉइल। मैंने बताया था, बताओ डिफरेंस ऑफ करंट तो ऑपरेटिंग कॉइल में था I1 माइनस I2, और एवरेज करंट किस में था? रीस्टैंडिंग। इज ग्रेटर देन पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ एवरेज करंट थ्रू रीस्टैंडिंग कॉइल, देन रिले विल ऑपरेट ऑपरेट्स, या देन रिले विल ऑपरेट। वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लिखोगे दिस पर्टिकुलर परसेंटेज is डिसाइडेड बाय रेशो ऑफ, बताओ ये पर्टिकुलर परसेंटेज किसका रेशो था? बाई रेशो ऑफ, तो पहले तो आप NR बाई N नोट तो यहाँ शॉर्ट में लिख दो, ताकि किसी का थ्योरी पढ़ने का मन नहीं हो, मान लो एग्जामिनर का, तो ये तो होना चाहिए, ठीक है ना। शॉर्ट वाले लिखते चलना है ना, और इनको अंडरलाइन कर लेना। क्या? डिफरेंस करंट किस में? ऑपरेटिंग कॉइल में। एवरेज करंट किस में? रीस्टैंडिंग कॉइल में, ताकि पढ़ने में आसानी हो, ठीक है ना। सो द पर्टिकुलर परसेंटेज डिसाइडेड बाय द रेशो ऑफ, अब आप लिख सकते हो रीस्टैंडिंग कॉइल्स टर्न्स, रीस्टैंडिंग, आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख देना, बाई रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रीस्टैंडिंग कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉइल। टाइम इतना ही होता है कि आप शॉर्ट में लिख दें, एक बार पूरा नाम लिख दें, बाकी फिर RC और OC चलने दो, इतना टाइम होता है हमारे पास, इतना ही। पढ़ने वाले को भी इतना कोई वो है नहीं। 2 लाइन में समझा दिया, अंडरलाइन कर दो। परसेंटेज किसके रेशो के थ्रू? तो रेशो लिख देना, बस रेशो को अंडरलाइन कर देना, पूरे को अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रीस्टैंडिंग कॉइल एंड ऑपरेटिंग कॉइल वो साफ दिख जाएंगे, NR बाई N नॉट। ये हो गया। इसमें थोड़े से थ्योरेटिकल पॉइंट और लिखोगे। क्या? ध्यान रखना, ये सिर्फ वाइंडिंग के अंदर के फॉल्ट को डिस्कस करता है। हम लोगों ने बनाया था हमारे फर्स्ट पेज पर, ये आ जाइए, बताइए। ये वाइंडिंग के सिर्फ अंदर के फॉल्ट्स को डिस्कस करता है। वाइंडिंग के बाहर अगर कोई फॉल्ट आए, जिसे हम लोग थ्रू फॉल्ट भी कहते हैं, एक्सटर्नल फॉल्ट को थ्रू फॉल्ट भी कहते हैं, तो ध्यान रखना उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाता। तो आप ये कह सकते हो इट प्रोवाइड्स यूनिट प्रोटेक्शन। यूनिट प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि आप लोगों का ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फॉल्ट्स के लिए है, अलग दूसरे एक्सटर्नल किसी भी तरह के इंसिपेंट्स फॉल्ट्स के लिए ये हमारे पास नहीं है। तो आप कह सकते हो इट प्रोवाइड्स यूनिट प्रोटेक्शन दैट इज नॉट फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट्स, नेक्स्ट या फॉर थ्रू फॉल्ट्स कह सकते हो। एक्सटर्नल बोल दो, अदरवाइज थ्रू फॉल्ट्स इज मोर बेटर। थ्रू फॉल्ट्स, तो बस ये सारे पॉइंट प्रोवाइड कराने। तो कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 15 नंबर में ये मोर देन इनफ है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये आप लोगों का क्या था? ये आप लोगों का पहले डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इस तरह से डिस्क्राइब करते हुए पूरी थ्योरी पॉइंट इस तरह से लिखने की थ्योरी ना लगे, ये थ्योरी पॉइंट थ्योरी ही ना लगे। देन उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट पूरा परसेंटेज, उसकी थ्योरी कंप्लीट करनी है, परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का पूरा कंसेप्ट बताना है, ठीक है। वो पहला पेज वो एक पेज में हो जाएगा, दूसरे पेज में हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों के पास थर्ड पेज में ये हो जाएगा। तो 3 पेज आप लोगों को लिख कर आने, इसके साथ मिलाकर 3 पेजेस हो जाएंगे, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और इधर थर्ड साइड एक ये। तो आप कह सकते हो 1.5 पेज भर गया है, 1.5 है ना, ये पूरा इधर साइड का और इधर। तो 3 पेज में आपका 15 नंबर मोर देन इनफ है। तो ये जनरेटर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। अब मान लो यही क्वेश्चन आपके पास 20 नंबर में आया सपोज, या 25 नंबर में आ गया, या 30 नंबर में आ गया, तो फिर आप लोगों को जनरेटर के मैं 2 एक्स्ट्रा डायग्राम बनवा रहा हूँ, वो आप लोगों को बनाकर आने हैं। 2 एक्स्ट्रा डायग्राम कौन से? तो आपको जनरेटर का प्रोटेक्शन में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, अगर जनरेटर की स्टार कनेक्टेड, मान लो जनरेटर की वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, तो इसमें परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एक्चुअल में प्रोवाइड कैसे कराते हैं, वो आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा एक बार एक डेमो देकर आना है। ये ऐसा डायग्राम बना के आ जाना। मेरे ख्याल से इस डायग्राम को बनाने में आपको खींच के 2 मिनट लगेंगे, एक बार समझ लो। तो आपको क्लास में समझाया गया होगा, प्री की क्लास में। सपोज ये हमारे पास जनरेटर की कितनी वाइंडिंग है? 3 वाइंडिंग, A1 B1 C1, और ये हमारे पास A2 B2 C2। दिस इज द A2 B2 C2।
बताओ स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है तो स्टार ऐसी होती है, A2 B2 C2 को कॉमन करके न्यूट्रल से, और न्यूट्रल को किससे चाहो तो ग्राउंड से। ठीक, बताइए सपोज हमारे पास यहाँ A फेज़ में A करंट, B फेज़ में B करंट और C फेज़ में C करंट आ रही है। यहाँ भी आप लोगों के पास IA, IB एंड IC करंट अगर होगी तो बताइए यहाँ पर न्यूट्रल करंट टोटल कितनी हो गई। तो अगर आप न्यूट्रल करंट देखें तो आप लोगों की न्यूट्रल करंट टोटल हो गई है IA प्लस IB प्लस IC। दिस इज़ द न्यूट्रल करंट, दिस इज़ द न्यूट्रल करंट, दिस इज़ तीनों करंट का सम अप। अब बात आती है कि आपको दोनों तरफ सीटी लगाने वाइंडिंग के, तो इस A फेज़ में एक सीटी लगाया आपने, B फेज़ में भी लगाया, C फेज़ में भी आपने एक सीटी लगाया, वाइंडिंग के इस तरफ लगा लिए, अब इस तरफ भी तीन। अब ये तीनों पॉइंट कॉमन है तो तीन अलग से नहीं, सिर्फ तीनों का एक कॉमन सीटी लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पर, जिसका टर्न्स रेशो कितना है K। इन सब के टर्न्स रेशो भी कितने हैं K टर्न्स रेशो है। अब इनको आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, ये आपस में इस तरह से कनेक्ट करना है, दिस इज। तो इसका ओवरऑल वर्किंग आप लोगों ने प्री के एग्जाम के लिए पढ़ा होगा, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना मेंस के एग्जाम में सिर्फ इसका डायग्राम समझा के आना है, ठीक है। दिस इज, ये आपकी रीस्ट्रेनिंग कोयल और ये आपकी ऑपरेटिंग कोयल। समझ के देखते हैं सर समझना क्या है या वहाँ क्या बना के आना है। मुझे बताओ IA करंट इस K में से फ्लो होगी तो यहाँ आएगी तो KIA, इस K में से पास होगी IB करंट तो ये KIB, और इस K में से पास होगी सिटी की सेकेंडरी में करंट कितनी आ जाएगी KIC। आप एक काम करें, इन तीनों करंट का समअप, यहाँ से KIA, यहाँ से KIB, यहाँ से KIC, इन तीनों करंट का समअप यहाँ पर कितना पहुँचेगा K टाइम्स ऑफ IA प्लस IB प्लस IC। मैंने तीनों का समअप कर दिया, ठीक है। ऑपरेटिंग कोयल में कितना करंट फ्लो होता है सर, ऑपरेटिंग कोयल में I0 करंट फ्लो होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग कोयल में कितना करंट फ्लो होता है, I0 करंट फ्लो होता है। अब मुझे बताओ ये तीनों का समअप वाली करंट जब इस K से मल्टीप्लाई होगी तो ये नीचे जा रही है तो नीचे जाएगी, नीचे जाएगी कहाँ से सर, ऊपर से होते हुए जाएगी नीचे। तो बताओ K से इस करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो K टाइम्स ऑफ IA प्लस IB प्लस IC यहाँ अगर हो रही है। तो बताओ इन तीनों के समअप को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करंट बनेगी, और यहाँ इन तीनों का समअप करेंगे तो ये करंट बनेगी। बताओ यहाँ से ये जो करंट यहाँ से आ रही है, ये वाली करंट जो यहाँ से आ रही है, बताओ यही करंट इधर से इधर पास हो रही है। बताओ जो करंट इधर से आ रही है क्या ये दोनों करंट सेम है क्या, सेम है। तो बताओ ऑपरेटिंग कोयल में कितना करंट जाएगा इस कंडीशन में, 0। बताओ ऑपरेटिंग कोयल में करंट 0 जा रहा है, यानी अभी फिलहाल सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है, ऑपरेटिंग कोयल में कोई करंट नहीं है। बताओ रिले को कोई एनर्जी मिलेगी क्या, नहीं। अगर ऑपरेटिंग कोयल में रिले की ऑपरेटिंग कोयल में कोई करंट नहीं जा रही है, रिले बिल्कुल एनर्जाइज नहीं होगी, रिले ऑपरेट नहीं करेगी, तो इसका मतलब यहाँ जो आपने बना रखा है दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन। जो आपने आप लोगों ने जो कनेक्शन बना रखे हैं वो एकदम सही कनेक्शन बना रखे हैं। दिस प्रूव्स इट इज, आपकी करंट 0 आ रही है, यही चीज प्रूव करती है। ध्यान रखना आप इसमें ओवरऑल सारे फॉल्ट स्टडी भी कर सकते हो, LG, LL वगैरह एंड ऑल दैट आप लोगों को प्री की क्लास में डिस्कस करवाया जाता है, बट मेंस की क्लास में सिर्फ आपको इसको बनाकर आना है और इसके नीचे लिख कर आना है कि ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ फॉल्ट यानी LG फॉल्ट, LG फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, बिना ग्राउंडेड वालों को डिटेक्ट नहीं करता। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है आप लोगों का, ये आप लोगों का रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट, जिसे आप शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, जिसे आप शॉर्ट में REF भी कह सकते हो। तो ये रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम को शो करता है। दिस इज योर रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम। दिस इज क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगी आपको, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम। बस ये डायग्राम बनाकर आना है। स्टार के बाद आप लोगों को 20 नंबर का क्वेश्चन आया या 25-30 नंबर का क्वेश्चन ये दे दिया तो आपको ये एक डायग्राम बनाकर आना है, और इसमें थ्योरी पॉइंट लिख कर आना चाहो तो ये कह सकते हो कि ये सर ओनली इट डिटेक्ट्स ओनली ग्राउंडेड फॉल्ट्स, ठीक है ना। ग्राउंडेड फॉल्ट्स का एग्जाम्पल लिख कर आ सकते हो, कौन कौन सा, LG, LG है ना, ये सब। और ये अनग्राउंडेड को डिटेक्ट नहीं करता तो वो भी लिख के आ सकते हो, इट डज नॉट डिटेक्ट कौन से फॉल्ट, अनग्राउंडेड फॉल्ट। जैसे एग्जांपल के लिए LL। मुझे बताओ इसमें आप एक पॉइंट थ्योरी का ये ऐड कर सकते हो। बताओ जनरेटर के टर्मिनल पर सबसे डेंजर फॉल्ट कौन सा होता है। तो आपको थ्योरी में पढ़ाया जाता है जब आप प्री का एग्जाम की तैयारी करते हो
जनरेटर के टर्मिनल पर सबसे डेंजर फॉल्ट एलजी फॉल्ट होता है और सबसे प्रोबेबल फॉल्ट भी जिसके आने की चांसेस सबसे ज़्यादा हैं वो भी एलजी फॉल्ट है। बताओ एलजी फॉल्ट इससे डिटेक्ट हो रहा है क्या? हो रहा है। तो सबसे डेंजर, सबसे प्रोबेबल फॉल्ट एलजी फॉल्ट होता है और वो इस टेक्निक से सॉल्व हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग इसी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम को ही जनरली ट्रांसफॉर्मर में एज अ परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इस तरह से प्रोवाइड कराते हैं। तो परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को जनरेटर की वाइंडिंग में एक्चुअल में ऐसे प्रोवाइड कराते हैं स्टार कनेक्टेड जनरेटर वाइंडिंग में। तो आप यहाँ कह सकते हो एज एलजी फॉल्ट इज मोस्ट सीवियर, जिसे आप डेंजर भी कह सकते हो, एंड मोस्ट प्रोबेबल फॉल्ट एट जनरेटर टर्मिनल। सो REF प्रोटेक्शन इज यूज्ड, इसलिए REF प्रोटेक्शन को ही हम लोग जनरली यूज करते हैं, प्रीफर करते हैं। बस ये इस तरह से एरो बनाकर आने, इसकी थ्योरी हो गई। नेक्स्ट आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने स्टार में बताई है वैसे ही डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर वाइंडिंग में भी आपको बताकर आना है। देखो मैं आप लोगों को इतना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपके पास 15 नंबर का आया तब तो आपको वही बताना है, डिफरेंशियल परसेंटेज डिफरेंशियल। अगर आप उसको और छोटा करना चाहो तो मैं आपको यही कहूंगा, सबसे मेन आपको ये बना के आना है परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो ये बनाना है, अब ये बनाना है। अब इसके अलावा क्या लिखोगे? तो इसकी ये 3 पैराग्राफ की थ्योरी, 10वां ये थ्योरी लिखनी है। इसके अलावा वो आप सिटी रेशो वगैरह की लिख सकते हो, वो 15 नंबर का। अब 2 पेज या 2.5 पेज आपको भरना है। 15 नंबर का मतलब है कम से कम 2 पेज भरना है। 2 पेज का मतलब इधर का और इधर का, 2 साइड, यानी 1 पेज भरना है बोथ साइडेड। तो 15 नंबर हो गया। बस इतना ही होता है 15 नंबर खींच के थ्योरी में, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में तो और छोटा होता है। तो 15 नंबर इतना सही होता है, इधर का भर दिया, इधर का भर दिया। जितने में क्या, जितना थ्योरी भरोगे ना उतना थोड़ा सा हेडेक लगेगा। इतना प्यारा लिखो यार, मतलब एकदम ये डेरिवेशन टाइप में बना दो, एकदम प्यारा सा। तो पता चलता है कि हाँ यार मतलब बेहतरीन चीज़ है। एक बार में समझ में आ जाएगी, जो कॉपी चेक करेगा कि हाँ हो गया है। उसके अलावा मैंने कहा अगर 25 या 30 नंबर में आ जाए तो फिर ये स्टार, और अब जो बना रहा हूँ वो डेल्टा आप लोगों को बनाकर आनी। बताओ डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग कुछ इस तरह से होती है। 10वां ये आपकी डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग 10वां है ना। अगर 30 नंबर में आ जाए तभी आपको ये बना के आनी है, 30 मार्क्स में आए तभी आपको ये बनानी, अदरवाइज नहीं बनानी है। A1 B1 और C1, ठीक है। आपका A2 B2 C2। देखो मेंस के बेच में आप लोगों को इस तरह से पढ़ाने का फायदा क्या है कि आप लोगों का पूरा जनरेटर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कंप्लीट हो गया है। इस तरह से ट्रांसफार्मर का आ जाए तो ट्रांसफार्मर का भी आप पूरा बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं स्टार और डेल्टा बना रहा हूँ, ट्रांसफार्मर में भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो जिस हिसाब से आ जाए तो मेंस में आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा ताकि आपका पूरा सिलेबस वापस से कवर हो जाए। बस ये प्री की क्लास में बहुत स्लो होता है, मेंस की क्लास में जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ वैसे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता होता है और आपको उसी के आसपास आपको लिखना क्या है मेंस में। बस आपको ये बताना होता है कि 15 नंबर का है तो क्या लिखना है, 25 नंबर का है, 30 नंबर का है तो क्या लिखना है। बस आप लोगों को यही चीज़ें गाइड्स करनी है, ठीक है ना। यहाँ जो डेल्टा कनेक्टेड में A2 को हम लोग जनरली B1 से, B2 को C1 से और C2 को A1 से। दिस इज द टाइप ऑफ डेल्टा कनेक्शन। दोनों तरफ डॉट के अंदर यानी फेज में आप लोग CT कनेक्ट करेंगे और लाइन में भी अपने CTs कनेक्ट करेंगे आप लोग, लाइन में भी CTs कनेक्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। फेज वाले CTs को आप लोग जनरली डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, आगे वाले को पीछे वाले से, इस तरह से। ये तो हमारे फेस के CTs हैं और लाइन के CTs को जनरली हम लोग स्टार में कनेक्ट करते हैं। दिस इज स्टार में कनेक्ट करते हैं। तो आपको थ्योरी में मैंने यही लिख कर आना है कि डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर वाइंडिंग के फेज में तो CT डेल्टा में और लाइन में CTs स्टार में कनेक्ट होते हैं। बस अब इनको पायलट वायर्स के थ्रू कनेक्ट करना है। तो इसको इधर लाएंगे, दिस इज ये ऑपरेटिंग कॉइल, ये रीस्टैंडिंग कॉइल, बी फेस को इधर बी फेस से ऑपरेटिंग कॉइल, दिस इज इट इज। बस आप लोगों को करंट का बैलेंस शो करना है। सपोज फेज में आई एंगल 0 डिग्री फ्लो हो रही है तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा के डॉट से बाहर निकलते लाइन में करंट √3 टाइम्स होती है और लाइन करंट फेज करंट से 30 डिग्री लीड करती है। ये होगी आपकी जनरेटर वाइंडिंग की करंट। अब
CT की सेकेंडरी की करंट लिखेंगे तो बस इसको K से मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बी K√3i प्लस 30 डिग्री। सिर्फ K से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आओ, यहाँ K से इस करंट को मल्टीप्लाई करोगे तो K एंगल I 0 डिग्री। ठीक है, अब अभी तक तो ये फेज में है, डॉट के अंदर है तब तक फेज में, डॉट के बाहर आते ही लाइन में आई। बताओ लाइन में आते ही इसका कितना टाइम्स करंट हो जाएगा सर? √3 टाइम्स। 1 मिनट, लाइन में आते ही ये करंट कितना हो जाएगा? ध्यान रखना सारे सिटीज डेल्टा में है, डॉट के अंदर यानी फेज में, वो लाइन में आते हैं √3 टाइम्स ऑफ KI, और एंगल लाइन में आते हैं 30 डिग्री लीड करता है। मुझे बताओ ये वाली करंट और ये वाली करंट दोनों क्या हैं? सेम है। जो करंट यहाँ से एंटर हो रही है वही करंट यहाँ से एग्जिट करिए इस तरफ आ रही है, यानी बताओ ऑपरेटिंग कॉइल में करंट कितना जा रहा है सर? इसका मतलब ऑपरेटिंग कॉइल में करंट जा रहा है 0। बताओ जो करंट यहाँ एंटर कर रही है वही करंट एग्जिट करिए, ऑपरेटिंग कॉइल में करंट 0 जा रहा है, यानी कनेक्शंस आर बैलेंस्ड, यानी आप लोगों ने जो बनाया हुआ है कनेक्शन वो एकदम करेक्ट है। बताओ डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर वाइंडिंग के, आप लोगों के डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर वाइंडिंग के फेज में तो हमारे CT के कनेक्शन क्या हैं? तो सर फेज में तो CTs हमारे डेल्टा में कनेक्ट हैं, और लाइन में CTs, डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर वाइंडिंग के लाइन में CTs स्टार में कनेक्ट हैं। तो ये आप लोगों को मेन लिख कर आना है। तो ध्यान रखना, आप लोगों के पास अगर 25 से 30 नंबर का आया है तो आप ये स्टार और ये डेल्टा और बना कर आओगे, दिस इज ठीक है। तो आप लोगों को ये मेंस के हिसाब से इस तरह से बताया जाएगा। मैंने आप लोगों को एक डेमो दिया है कि हम लोग कैसे क्या पढ़ेंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। आपके इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि हमारे परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जनरेटर पर ये क्वेश्चन आ जाता है। सपोज ये 15 नंबर का क्वेश्चन आया, आप लोगों से पूछा गया है कि कितनी परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग अनप्रोटेक्ट रहेगी अर्थ फॉल्ट से। प्रपोर्शन पूछा है तो परसेंटेज में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, परसेंटेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड वाइंडिंग के लिए आपको क्या लिख के आना है। तो ध्यान रखना, आप जब भी कभी न्यूमेरिकल आएगा तो पहले लिखोगे गिवन। गिवन में मेन डेटा क्या क्या लिखोगे आप लोगों को? एक तो चाहिए सबसे पहले तो वोल्टेज दे रखा है, तो आप लिखोगे हमें लाइन वोल्टेज दिया है सर 6.6 kV, ठीक है। दूसरा, आप लोगों को MVA रेटिंग दे रखा है 5 MVA, बहुत बढ़िया। और क्या दिया हुआ है सर? रिएक्टेंस कभी काम नहीं आती तो लिखनी भी नहीं है, बाकी आप लिखना चाहो एक लिख सकते हो 1.5 ओम पर फेज, ठीक है। आप इनको ऐसे फैला के नहीं, अभी तो मेरे पास जगह है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे लिख कर आना है, VL यहाँ, S यहाँ, X यहाँ, ऐसे ऐसे लिख कर आना है, ताकि कॉपी भरेगी और साफ साफ क्लियर दिखाई देगी सब चीज़ें, ठीक है ना। उसके बाद आउट ऑफ बैलेंस करंट दे रखा है। आउट ऑफ बैलेंस करंट का मतलब फॉल्ट करंट होता है, कितना? 25% ऑफ फुल लोड करंट। देखो आउट ऑफ बैलेंस करंट दे रखा है, यही हमारी फॉल्ट करंट होती है। 25% ऑफ द फुल लोड करंट दे रखा है। ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस दे रखा है, RN का वैल्यू 8 ओम, दिस इज 8 ओम। आप लोगों को ये ऐसे लिख के आना वर्टिकल। उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में आपको लिखना है परसेंटेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड वाइंडिंग, आप लोगों को निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड वाइंडिंग का फॉर्मूला होता है हमारे पास फॉल्ट करंट थ्रू द न्यूट्रल रेजिस्टेंस। आपको याद है, अगर कोई अर्थ फॉल्ट आया है तो अर्थ फॉल्ट में आपकी फॉल्ट करंट ग्राउंड में ही जाएगी, और ग्राउंड में न्यूट्रल से होते हुए ग्राउंड में जाएगी, तो न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में ये न्यूट्रल रेजिस्टेंस होगा। तो बस आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है कि फॉल्ट करंट न्यूट्रल रेजिस्टेंस में से होते हुए पास हो रही है। बताओ करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है। बताओ ये ग्राउंड में जा रही है फॉल्ट करंट न्यूट्रल रेजिस्टेंस में, बताओ ग्राउंड के साथ कौन सा वोल्टेज बनता है? फेज वोल्टेज। तो आप यहाँ पर फेज वोल्टेज लिखते हैं, इंटू परसेंटेज में बताना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100% से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100% से। बहुत बढ़िया। इसके बाद आप लिखेंगे सॉल्यूशन। तो गिवन हो गया, फॉर्मूला हो गया, सॉल्यूशन हो गया। टाइम नहीं है तो सिर्फ सॉल्यूशन लिख के आ जाओ, दैट इज़ ओके। तो आप लोग सॉल्यूशन में यही लिखोगे क्या? परसेंट सॉल्यूशन में सबसे पहले तो लिखोगे आपकी फॉल्ट करंट, सबसे पहले तो लिखोगे इधर फॉल्ट करंट। बताओ कितनी दी हुई है? 25% ऑफ फुल लोड करंट आप लोगों को दिया हुआ है। तो 25% को तो 0.25 लिख दो, अदरवाइज परसेंटेज हटाओगे तो किससे डिवाइड होगा? 100 से डिवाइड होगा। अब आपको फुल लोड करंट लिखनी है, तो आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला लिख कर आ सकते हो। फुल लोड करंट होती है S/√3 लाइन वोल्टेज, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, ध्यान रखना रेटेड करंट बराबर S बराबर √3 VI होता है, तो I = S/√3 V हो जाएगा। तो ये 0.25, बताइए S का वैल्यू कितना है? तो सर 5 MVA है, MVA का मतलब 10⁶, ठीक है। √3 लाइन वोल्टेज कितना है?
तो आप लोग लाइन वोल्टेज लिख सकते हो, कितना दिया हुआ है लाइन वोल्टेज 6.6, बताओ केवी में है इसलिए 10 की पावर 3 लगा सकते हैं, ठीक। व्हेन यू विल कैलकुलेट इट फ्रॉम हियर देन आंसर, मैं आपका आंसर लिख देता हूँ। हमारे पास करंट कितनी आ रही है, लेट्स सी अबाउट इट, 1 मिनट। तो ये आप लोगों के पास जो आ रही है, दिस इज 8 ओम, यस, डालेंगे इट विल बी 109.34, ठीक है। बस आप लोगों को कैल्सी का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ये हो गया, जगह नहीं है, अदरवाइज आप लोग यहीं पर परसेंटेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड वाइंडिंग भी लिखोगे तो यहाँ पर लिख लेना, ये पूरा आ जाएगा क्या, परसेंटेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड, सॉल्यूशन में दोबारा लिखना है अनप्रोटेक्टेड वाइंडिंग। बताओ फॉर्मूला कितना है, यही वाला, बताओ IF कितना है, फॉर्मूला दोबारा लिख लेना, IF का वैल्यू है 109.34, ठीक है। न्यूट्रल का रेजिस्टेंस कितना है, देखो गिवन में लिखने का फायदा है, गिवन में सब मिल जाता है, 8 ओम। पर फेज वोल्टेज कितना है, सर लाइन का 6.6 है, तो बताओ पर फेज का कितना होगा, तो 6.6 लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड करें, और किलो में है इसलिए 10 की पावर 3 लगाना ना भूलें, ये 10 की पावर 3 है, किलो को हटा के लिखा है, इंटू 100%, और आप यहाँ से कैलकुलेट करें, व्हेन यू विल कैलकुलेट देन इट विल बी नियर अबाउट 22.95%, दिस विल बी योर आंसर। आंसर के पीछे ऐसे लिख कर आए आंसर, तो ध्यान रखना आप इस IF को पहले लिखोगे और परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग को नीचे लिखोगे, जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है। अब आप कहोगे सर ये कैसे, मतलब ये तो छोटा सा, वो 15 नंबर कैसे आएंगे, बेटा आप इन सबको जब वर्टिकल लिखोगे तो कॉपी भरेगी, फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद IF को IFL का फॉर्मूला एज इट इज़, ये सब चीज़ें क्या है जो मैंने सामने लिखी है इनको नीचे लिखना है, यहाँ पर बराबर, यहाँ बराबर, नीचे ऐसे लिखना है, फिर पूरे परसेंटेज ऑफ इसको नीचे की तरफ लिखना है, दोबारा फॉर्मूला और दोबारा पूरा सॉल्यूशन, तो पूरा 1 से 1.5 पेज में आ जाएगा। एक पेज भी भर के आते हो ना न्यूमेरिकल में, एक साइड का भी पूरा पेज भर जाएगा, इससे आराम से भर जाएगा, तो आपके 15 नंबर के लिए मोर देन इनफ है। मैंने तो आपको निकाल के आना था ये। बताओ अनप्रोटेक्टेड पूछा है, अगर प्रोटेक्टेड पूछेगा तो आपको इस अनप्रोटेक्टेड को 100 में से क्या कर देना है, माइनस, तो 100 माइनस आप लोग अनप्रोटेक्टेड करोगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटेक्टेड मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह का आप एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान रखना जनरेटर के परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से यही एक अच्छा सा न्यूमेरिकल बनता है, इस न्यूमेरिकल के लिए भी आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना, ये आज तक नहीं आया है, इसके आने के चांसेस हैं। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम आज तक SSC JEE मेंस में 4 बार आ चुका है, ठीक है। तो थ्योरी वाला तो मैंने आपको बता दिया, 15 नंबर का है तो क्या लिखना है, और 30 नंबर का है तो क्या लिखना है, न्यूमेरिकल इस टाइप का आप चाहो तो इस न्यूमेरिकल को भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को उसी बेसिस पर प्रैक्टिस करना है तो आप इसे भी देख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल आप खुद बनाइएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सब चीज़ें क्लियर होंगी, और मैं आपको बता देता हूँ अगेन, लिसन वेरी केयरफुली, हमारा SSC JEE 2019 का पेपर, मेंस का जो पेपर है उसके लिए प्रिपरेशन आप लोगों की 18 नवंबर से बैच स्टार्ट है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो हमारे स्टार्टिंग हमारे 20 स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए इस में जो भी फीस होगी हमारी उस पर 20% ऑफ रहेगा, ठीक है। मेंस बैच की जो भी फीस है आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं बता देता हूँ फीस इज़ 5000, कितना है 5000, उस पर आप लोगों का स्टार्टिंग 20 स्टूडेंट्स के लिए 20% का ऑफ है। 18 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी जानकारी आप लोगों को इसके अलावा चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर 9680249842 पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बस इस पर बात कर लें, दैट इज़ ओके, और कोई नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों का फ़ोन हमेशा पिक कर लूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ आप व्हाट्सअप या मैसेज भी कर सकते हैं। तो मैंने आज आप लोगों को एज अ डेमो आपका मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम समझाया 45 मिनट्स अराउंड में। तो ध्यान रखना आप लोगों को 45 मिनट्स यहाँ लग रहे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को पूरा 30 मार्क्स के हिसाब से और 15-15 नंबर के 2 न्यूमेरिकल के हिसाब से आप लोगों का टोटल आज लगभग 60 नंबर कवर कर दिया है, ठीक है ना। 60 मार्क्स कवर कर दिया है ओवरऑल। 45 मिनट में 60 मार्क्स कवर करना दैट इज़ मोर बेटर, ठीक है। और ये तो आपका डेमो लेक्चर था, आप क्लास पढ़ने आइए, ठीक है। वहाँ इन 60 नंबर को 60 मार्क्स को हम 30 मिनट्स में भी क्लियर करेंगे, ठीक है ना। आपको इतना ही टाइम मिलता है कि आप 60 मार्क्स को वहाँ 30 मिनट्स में कवर कर सकें या 20 मिनट्स में कवर कर सकें, और आपका टारगेट भी यही होना चाहिए कि 60 मार्क्स हमारे पास इतने ही टाइम में कवर हो जाएँ। तो
मैं आप लोगों से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन करते रहिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ 18 नवंबर से हमारा मेंस का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो जिनका भी 130 प्लस स्कोर है आप ज़रूर अपना मेंस का बैच ज्वाइन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.